दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़नी, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मिस्टर लॉयन एंड मिस्टर एलिफेंट। क्या मतलब हुआ? मिस्टर का मतलब है श्रीमान, श्रीमान शेर और श्रीमान हाथी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और दोस्तों, कहानी के एंड में आज हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, तो आप इसको लास्ट तक सुने क्योंकि कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश के लिए, तो आप उसे भी ज़रूर सुने। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day, Mr. Lion, the king of the jungle, was taking a stroll in the forest। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाए जहाँ पर वाक्यों में रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। दोस्तों, STROLL स्ट्रॉल, आप इसे नोट कर लीजिए। ये वर्ब है, साथ में नाउन भी है और इसको यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। और स्ट्रॉल का मतलब होता है सैर करना। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन मिस्टर लॉयन मतलब कि शेर, द किंग ऑफ द जंगल, जो जंगल का राजा है, वॉज टेकिंग अ स्ट्रॉल, वो टहल रहा था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ही कॉट साइट ऑफ अ टाइगर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कैच साइट का मतलब होता है किसी पर नज़र पड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। ही कॉट साइट ऑफ ए टाइगर, उसकी एक टाइगर मतलब कि बाघ पर नज़र पड़ी। ही वेंट अप टू हिम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ही वेंट अप टू हिम, वह उसके पास गया। एंड आस्क्ड, और पूछा। टेल मी, मुझे बताओ। हु इज़ द, ही वेंट अप टू हिम, वह उसके पास गया। एंड आस्क्ड, और पूछा। टेल मी, मुझे बताओ। हु इज़ द किंग ऑफ दिस जंगल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वह उसके पास गया और पूछा। टेल मी, मुझे बताओ। हु इज़ द किंग ऑफ दिस जंगल, मुझे बताओ इस जंगल का राजा कौन है। चलिए आगे देखिए। यू सर, रिप्लाइड द टाइगर। और दोस्तों, ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। रिप्लाई का मतलब जवाब देना, और सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। रिप्लाइड द टाइगर, बाघ ने जवाब दिया। यू सर, सर मतलब श्रीमान, कि उसने क्या जवाब दिया कि श्रीमान आप। आगे देखिए। नेक्स्ट, अगला। मिस्टर लॉयन वेंट टू द बियर एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। और दोस्तों, ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। मिस्टर लॉयन वेंट टू द बियर, बियर मतलब भालू, मतलब कि श्रीमान जो शेर था, वेंट टू द बियर, वो भालू के पास गया। एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, और वही सवाल पूछा। चलिए आगे देखिए।
द बियर ऑल्सो गेव हिम द सेम रिप्लाई। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई, आप इसे नोट कर लीजिए। गिव मतलब होता है देना और सेकंड फॉर्म है गेव, स्पेलिंग है GAVE। और दोस्तों जो थर्ड फॉर्म है वो है गिवन। तो फिलहाल ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द बियर ऑल्सो गेव हिम द सेम रिप्लाई, क्या अर्थ हुआ कि भालू, ऑल्सो मतलब भी भालू ने भी, सेम रिप्लाई मतलब वही जब उसे ही मतलब उसे वही जवाब दिया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द बियर ऑल्सो गेव हिम द सेम रिप्लाई, भालू ने भी उसे वही जवाब दिया। देन मतलब फिर मिस्टर लॉयन वैन टू द एलिफेंट, फिर जो मिस्टर लॉयन था, जो श्रीमान शेर, वैन टू द एलिफेंट, वो एलिफेंट हाथी के पास गया, एंड आस्क्ड और पूछा, द सेम क्वेश्चन, और उससे वही सवाल पूछा। चलिए आगे देखिए क्या होता है। द एलिफेंट गॉट एंग्री, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है और आप इसे नोट कर लीजिए ANGRY। दोस्तों एंग्री का एंग्री एडजेक्टिव है और ये इस शब्द का जो मतलब है वो है नाराज़ होना, क्रोधित होना, गुस्सा होना, एडजेक्टिव है, आप इसे नोट करिए। और यहाँ जानने वाली बात यह है कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तब आपको सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सीखने वाली वो ये है कि जब हम एडजेक्टिव को किसी भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब हमें सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना होता है। अब जैसे मान लीजिए वाक्य है, आप इसको सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं कि वह नाराज़ है या वह क्रोधित है, तो आप इसको सिंपली ऐसे बना सकते हैं, ही इज़ एंग्री। या अगर इसको आप सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो ही वॉज एंग्री। तो आप सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में जब आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तब आपको वहाँ किसी भी सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना होता है। लेकिन होता क्या है, जब आप इसी एडजेक्टिव को एक वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो आप इस चीज़ को चाहें तो नोट कर लें कि जब भी आप किसी भी एडजेक्टिव को वाक्य में यूज़ कर रहे हैं और सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के अलावा, तब आपको वहाँ पर एक हमेशा ही सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का इस्तेमाल किया गया है और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो गेट की जो सेकंड फॉर्म है गॉट, वो उसका इस्तेमाल किया गया। तो आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं कि गेट एंग्री मतलब गुस्सा होना, नाराज़ होना, क्रोधित होना। तो जो इसमें एंग्री वाला पार्ट है वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए जो आप गेट लगा रहे हैं वो वर्ब है। तो गेट एंग्री मतलब नाराज़ होना, क्रोधित होना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी और आप में से जिसको ये बात समझ आई हो तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, क्योंकि दोस्तों कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बताता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपका फीडबैक मुझे मिले। क्योंकि दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ इसे करवा रहा हूँ, फेस टू फेस में नहीं पढ़ा रहा, मैं इसको आपको मात्र थोड़ा सा इसको समझा रहा हूँ वैसे ही पेज पर। तो इसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। तो फीडबैक लेने से ये होता है कि मुझे भी पता चलता है कि ये इस तरह के जो मैं करवाता हूँ या पढ़ाता हूँ कितने लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, द एलिफेंट गॉट एंग्री, जो एलिफेंट था, हाथी था, वो नाराज़ हो गया। ही हेल्ड द लॉइन विद इट्स ट्रंक, दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना और सेकंड फॉर्म है हेल्ड। ही हेल्ड द लॉइन, उसने शेर को पकड़ा, विद इट्स ट्रंक, ट्रंक मतलब सूंड, जो हाथी की सूंड उसको ट्रंक कहा जाता है, उसने अपनी सूंड से हाथी को पकड़ा। एंड थ्रू हिम फार अवे, और उसको दूर फेंक दिया। THROW, थ्रो का मतलब फेंकना, सेकंड फॉर्म है थ्रू, आप चाहें तो थर्ड फॉर्म भी नोट कर लीजिए, THROWN। और फिलहाल ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही हेल्ड द लॉइन विद इट्स ट्रंक, इट्स मतलब अपनी, उसने शेर को अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से पकड़ा। एंड थ्रू हिम फार अवे, और उसको दूर फेंक दिया, फार अवे मतलब दूर। द लॉइन वैन टू द एलिफेंट लिम्पिंग एंड सैड, दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, LIMP। देखिए लिम्प का मतलब लंगड़ा होता है, उसके अलावा ये एक वर्ब भी है, लिम्प का मतलब लंगड़ा कर चलने को भी लिम्प कहा जाता है। और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, लिम्पिंग मतलब लंगड़ाता हुआ। तो क्या अर्थ हुआ, द लॉइन वैन टू द एलिफेंट लिम्पिंग एंड सैड, शेर लंगड़ाता हुआ हाथी के पास गया और कहा, इफ़ यू डिड नॉट नो द आंसर यू कुड हैव टोल्ड मी इन सिंपल वर्ड्स।
चलिए दोस्तों, इसका मतलब हुआ इस लाइन का, इफ़ यू डिड नॉट नो द आंसर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, इफ़ यू डिड नॉट नो द आंसर, यदि आप जवाब नहीं जानते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी इन सिंपल वर्ड्स। दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट कर लीजिए। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर सकता था, सकती थी, सकते से जैसे शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्यों में कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे वह आ सकता था, वह दौड़ सकता था, मैं खेल सकता था। तो ऐसे स्थानों में जहाँ पर भी वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी, सकते थे जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, जैसे यहाँ पर किया गया है। टेल मतलब बताना, थर्ड फॉर्म टोल्ड। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे, इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया, सकता था, सकता थी, सकते थे में कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एक वाक्य देना चाहूँगा, एक एक्सरसाइज, आप उसको कृपया करके ट्रांसलेट करें और कमेंट में शेयर करें। चलिए आप उस वाक्य को नोट कर लीजिए। मैं आपको पढ़ा सकता था, आई रिपीट द सेंटेंस, मैं आपको पढ़ा सकता था। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, इफ़ यू डिड नॉट नो द आंसर, यदि आप जवाब नहीं जानते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी इन सिंपल वर्ड्स, आप मुझसे अब मुझे आसान शब्दों में बता सकते थे। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी मज़ेदार कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो कहानी का जो पूरा जो मज़ा था वो लास्ट की लाइन में था, जब उसने कहा, शेर लंगड़ाता हुआ आया और उसने हाथी से कहा कि अगर आपको नहीं पता था तो आप मुझे आसान शब्दों में बता सकते थे। तो दोस्तों पढ़ के मुझे भी मज़ा आया, इस तरह की फ़नी स्टोरी अच्छी लगती हैं। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आज हम कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों कई बार मैं इस तरह के कमेंट्स देखता हूँ आप लोगों के, ज़्यादातर लोग पूछते हैं, तो ये बड़ा एक कॉमन सा कह सकते हैं सवाल है कि आप लोग जानना चाहते हैं कि इंग्लिश को हम इम्प्रूव कैसे करें। कई आप में से लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि सर हम इंग्लिश समझ लेते हैं या फिर हमें ग्रामर भी आती है, लेकिन हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। और मैं अपनी तरफ से जो मेरा जो एक अनुभव है, जो एज ए टीचर वट एवर इज़ माई एक्सपीरियंस, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू गाइज, सो दैट यू ऑल्सो गेट सम बेनिफिट। अब दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें हेजिटेशन क्यों होती है। कई बार आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम इंग्लिश उतनी आसानी से नहीं बोल पाते जितना हम आसानी से हिंदी बोलते हैं। दोस्तों इसके कुछ रीज़न्स हैं जो बहुत ही मतलब कि रेशनल हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा तर्क है, लॉजिक है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है कि यदि हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूं, क्योंकि जो हिंदी है वो हमारी हिंदी जो है मेरी मदर टंग है, क्यों वो मैं आसानी से समझता हूँ, बोलता हूँ। लेकिन यदि किसी भी दूसरी लैंग्वेज के बारे में बात करूँ, मान लीजिए इंग्लिश है, तो उस लैंग्वेज को हमें सीखना होता है जो कि मुझे नहीं आती। तो हम उस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जो हमारी मदर टंग है, लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज है जो हम सीख रहे हैं उसके अंदर हम इतना कंफर्टेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिनको कर हम अपनी इंग्लिश में सुधार कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें हमें हेजिटेशन होती है, फंबल करते हैं या फिर अटक के बोलते हैं। कई लोग हैं जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए मैं आपको आज एक बहुत अच्छी टिप बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप रीडिंग करना शुरू करिए। रीडिंग के लिए आप कोई भी इंग्लिश की बुक, कोई भी मैगज़ीन, कोई भी स्टोरी बुक आप ले सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं और आप उसे रीड करिए। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि जब आप उसे रीड करें तो आप उसको मन एक तो होता है कि हम मन में रीड करते हैं। मन में जब हम अक्सर रीड करते हैं, कोई नॉवल वगैरह पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं, आराम से उसका आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें उसको मन में नहीं पढ़ना, हमें उसको लाउडली रीड करना है। अब देखिए इसका रीज़न क्या है लाउडली रीड करने का। लाउडली रीड करने से क्या होगा कि ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो हम आसानी से नहीं बोल पाते। जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो कई बार जब वो शब्द आते हैं और हमें उन्हें बोलना पड़ता है
तो हम उनको आसानी से नहीं बोल पाते और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी फ्लुएंसी हैम्पर होती है। तो दोस्तों जब आप रीडिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब आप बार बार उन शब्दों को प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, तो ये एक तरह से टंग ट्विस्टर का काम करता है, क्योंकि जो हमारी टंग है वो उन वर्ड्स को बोलने में एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक्सपर्ट हो जाएगी। और जब हम उसकी बार बार रीडिंग करके प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो शब्द हैं वो बहुत ही स्मूथली हमारे मुंह से निकलेंगे, उनमें क्लैरिटी होगी, प्लस जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो भी थोड़ी पहले से बेटर हो जाएगी। क्योंकि रीज़न ये है, मान लीजिए आप किसी पैसेज को, किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप उसमें अटकेंगे, लेकिन यदि आप उसको बार बार पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि बार बार पढ़ने से आपकी जो टंग है वो उन शब्दों के ऊपर आप सेट हो जाएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा सहजता से आप उन शब्दों को बोल पाएंगे। और इससे क्या होगा कि जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश बोलते टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मतलब कि क्या होगा कि आपकी जो क्लैरिटी होगी और जो आपकी इंग्लिश बोलने की जो फ्लुएंसी होगी वो आपको खुद फील होगा कि आप आसानी से बोल पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जब आप रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं 10 मिनट 20 मिनट, आप उन शब्दों को आसानी से बोल पाएंगे जो आप आसानी से नहीं बोल पाते। तो दोस्तों रीडिंग जो है ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। And if I talk about myself and when I started learning, I also started reading a lot of books, magazines, and I made this my daily habit. I used to read newspaper and English books at least for 1 hour, and most of the time I used to read it loudly, because when I told you that when you read it, try to read it loudly, then also you can improve your clarity, your fluency, plus your pronunciation. So I also did it myself for a very long time, and still when I get the time I try to do this practice. And sometime, if you guys remember, if you are my regular viewers, you can see some of my videos where I just take any passage and I just read that. I do not translate, I simply read that. I also make such content for you guys. So guys, try to understand that this is something which is going to help you a lot. But most of the time that we just feel lazy and we do not do this practice, because this is the practice which is done by students, which is done by young, those who are going to school kids. It is done by the school going kids, so people don't take it seriously. But guys, trust me, it is going to help you a lot. If you just start reading newspaper and books, then you will see it yourself that how fluent you are going to become. Plus it will also improve your clarity, because clarity is something which is very important in English. If you speak in English and if you lack clarity, what will happen, that my other people might not able to understand. Apart from this, you will also not be very confident because of your pronunciation error. So guys, whenever you do this practice reading, always keep this in mind. Try to read it loudly. Apart from this, try to read it slowly. Do not go very fast. Just give it a time. Just read it slowly, and just read each and every word. With lot of patience, with lot of confidence. Plus try to speak it loudly and read each word carefully. Try to make it correct, and try to make every word perfect in terms of pronunciation, because pronunciation is very important. When your pronunciation is correct, the it will easily reflect in your language. Or the moment you speak in English, it will be it will sound very good when your pronunciation is good. And when your pronunciation is good, clarity is there, then you will sound very perfect. So guys, this is the thing which I wanted to share with you. And apart from this, you can do more practice if you have any friend or anyone who can talk to in English, that is the best way you can practice with them. And because when you start learning English, you have to give it some time. You have to speak more and more. The more you speak, the more you learn. This is the simple funda that I have learned in English speaking. So try to speak as more as possible. Just tell your friends that you want to talk to them in English, and just speak. And when you practice it, it will slowly you will get confident. And you will get confident, and then you will just you will be able to speak in front of others also. Initially, suppose if you feel low confident and you are not able to speak in front of others, then just start talking to yourself. Just stand in front of mirror, or maybe talk to your friends. There are multiple things which you can do.
to improve your English. And as I told you about my experience, that the thing which I told you, that just try to read English newspaper or English notebooks, or English stories every day loudly. Do it at least for 20-30 minutes, and you will realize that how good it is for you English. So guys, that's it for today. If you really enjoyed this session, then do like this video, and if you have any valuable suggestion, any feedback, do share it in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.